संरचनावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप एक और धारा व्यवहारवाद के रूप में आई। सन 1910 के आसपास जॉन वॉटसन ने मन एवं चेतना के विचार को मनोविज्ञान के केंद्रीय विषय के रूप में अस्वीकार कर दिया। वे दैहिक शास्त्री इवान पावलोव के प्राचीन अनुबंधन वाले कार्य से बहुत प्रभावित थे। उनके लिए मन प्रेक्षणीय नहीं है और अंतर्निरीक्षण व्यक्तिपरक है, क्योंकि उसका सत्यापन एक अन्य प्रेक्षक द्वारा नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान क्या प्रेक्षणीय तथा सत्यापन करने योग्य है, इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन अथवा अनुक्रियाओं उद्दीपकों की जिनका मापन किया जा सकता है तथा वस्तुपरक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है के रूप में परिभाषित किया। वॉटसन ने व्यवहारवाद का विकास अनेक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों द्वारा आगे बढ़ाया गया, जिन्हें हम व्यवहारवादी कहते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध स्किनर थे, जिन्होंने व्यवहारवाद का अनुप्रयोग विविध प्रकार की परिस्थितियों में किया था। इस उपागम को प्रसिद्ध दिलाई हम स्किनर के कार्य को इस प्रकार पुस्तक में आगे पढ़ेंगे। वॉटसन के बाद यद्यपि व्यवहारवाद मनोविज्ञान में कई दशकों तक छाया रहा, परंतु उसी समय मनोविज्ञान के विषय में उसकी विषय वस्तु में कई अन्य विचार एवं उपागम विकसित हो रहे थे। एक व्यक्ति जिसे मानव स्वभाव के विषय में अपने मौलिक विचार से पूरी दुनिया को झंकृत कर दिया, वे सिगमंड फ्रायड थे। फ्रायड ने मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं एवं द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन बताया। मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने एवं उन्हें ठीक करने के लिए उन्होंने मनोविश्लेषणवाद साइकोएनालिसिस को एक पद्धति के रूप में स्थापित किया। आधुनिक मनोविज्ञान विकास के में कुछ रोचक घटनाएं। 1879 विलियम वुंड ने लीप्जिग, जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया। 1819 विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। 1895 मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रकारवाद की स्थापना। 1900 सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण का विकास किया। 1904 इवान पावलोव को नोबेल पुरस्कार पाचन व्यवस्था के लिए मिला। जिससे अनुक्रियाओं के विकास के सिद्धांत को समझा जा सके। 1905 बिने साइमन द्वारा बुद्धि परीक्षण का विकास। 1912 जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय। 1960 कलकत्ता विश्वविद्यालय मनोविज्ञान का प्रथम विभाग। 1922 मनोविज्ञान को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में सम्मिलित किया गया। 1924 भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना। 1924 जॉन बी वॉटसन ने व्यवहारवाद पुस्तक लिखी, जिसे व्यवहारवाद की नींव पड़ी। 1928 एन सेनगुप्ता एवं राधाकमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी, लंदन एलन और अनविन। 1949 डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में मनोवैज्ञानिक शोध खंड की स्थापना। 1951 मानववादी मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रकाशित की। 1953 बी.एफ. स्किनर ने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित किया, जिससे व्यवहारवाद को मनोविज्ञान के एक प्रमुख उपागम के रूप में बढ़ावा मिला। 1954 मानववादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी प्रकाशित की। 1954 इलाहाबाद में मनोविज्ञान की स्थापना। 1955 बंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड न्यूरोसाइंस की स्थापना। NIMHANS निम्हांस। 1962 रांची में हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीजेज की स्थापना। 1973 कोनराड लॉरेंस तथा निको टिनबर्गन को उनके कार्य पशु व्यवहार की उपजाति विशिष्टता की अंतर्निहित शैली, जो बिना किसी पूर्व अनुभव अथवा अधिगम के होते हैं, पर नोबेल पुरस्कार मिला। 1975 निर्णयन पर किए गए कार्य के लिए हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार। 1981 डेविड ह्यूबल एवं टॉर्स्टेन विशल
को मस्तिष्क की दृष्टि कोशिकाओं पर शोध के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1981 रोजर्स पेरी को मस्तिष्क विच्छेद अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1989 नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना। 1997 गुड़गांव हरियाणा में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना। 2002 अनिश्चितता में मानव निर्णय के अनुसंधान पर डेनियल कानेमन को नोबेल पुरस्कार मिला। 2005 आर्थिक व्यवहार में सहयोग एवं द्वंद्व की समझ में खेल सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए थॉमस शेलिंग को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। फ्रायड की मनोविश्लेषण पद्धति ने मानव स्वभाव को आनंद प्राप्ति की बहुधा-लैंगिक इच्छाओं की संतुष्टि के लिए अचेतन इच्छाओं द्वारा अभिप्रेरित बताया, जबकि मानवतावादी परिदृश्य ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ने मानव स्वभाव को एक धनात्मक विचारधारा बताया। मानवतावादी जैसे कार्ल रॉजर्स तथा अब्राहम मास्लो ने मानव की स्वतंत्र कामनाओं तथा उनके विकसित होने की उद्यम लालसा एवं अपने आंतरिक विभव के मुखरित होने की इच्छाओं पर अधिक बल दिया। उनका तर्क था कि व्यवहारवाद वातावरण की दशाओं से निर्धारित व्यवहार पर बल देता है, जो मानव स्वतंत्रता तथा गरिमा का न्यूनानुमान करता है तथा मानव स्वभाव के विषय में एक यांत्रिक विचार रखता है। इन विविध उपागमों ने आधुनिक मनोविज्ञान का इतिहास रचा तथा उसके विकास के लिए विविध पक्षों को प्रस्तुत किया। इनमें से प्रत्येक पक्ष की अपनी केंद्रीयता है तथा वे मनोवैज्ञानिक जटिलताओं की तरफ हमारा ध्यान आकर्षण करते हैं। प्रत्येक उपागम के अपने गुण एवं दोष हैं। इनमें से कुछ उपागमों का इस विद्याशाखा के विकास में आगे भी सहयोग रहा है। गेस्टाल्ट उपागम के विविध पक्ष तथा संरचनावाद के पक्ष संयुक्त होकर संज्ञानात्मक परिदृश्य कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का विकास करते हैं, जिस बात पर केंद्रित होते हैं कि हम दुनिया को कैसे जानते हैं। संज्ञान कॉग्निशन ज्ञान होने की प्रक्रिया होता है। इनमें चिंतन, समझ, प्रत्यक्षण, स्मरण करना, समस्या समाधान तथा अनेक मानसिक प्रक्रियाएं आती हैं, जिससे हमारा दुनिया का ज्ञान विकसित होता है। हम दुनिया को जान सकते हैं। यह हमें इस योग्य बनाता है कि हम वातावरण के साथ विशिष्ट ढंग से रह सकें। कुछ संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक मानव व्यवहार को कंप्यूटर की तरह एक सूचना प्रक्रमण तंत्र के रूप में देखते हैं। इस विचारधारा के अनुसार मन एक कंप्यूटर की तरह होता है, जो सूचना को प्राप्त करता है, प्रक्रमण करता है, रूपांतरण करता है, संचित करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसकी पुनर्प्राप्ति करता है। आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान मनुष्य को उनके सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के अन्वेषणों के रूप में अपने मन की सक्रिय रचना करने वाले के रूप में देखता है। इस विचारधारा को कभी कभी निर्मितवाद कहते हैं। बाल विकास के विषय में पियाजे का सिद्धांत, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, को मानव मन के विकास का निर्मितिपरक सिद्धांत कहा जाता है। रूस के एक अन्य मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने आगे बढ़कर सुझाव दिया कि मानव मन का विकास सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, जिससे मन को वयस्कों एवं बच्चों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया द्वारा सांस्कृतिक निर्मितियों के रूप में देखा जाता है। दूसरे शब्दों में, जहाँ पियाजे मानते हैं कि बच्चे अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं, वहीं वाइगोत्स्की का मत है कि मन एक संयुक्त सांस्कृतिक निर्मित है तथा वयस्कों एवं बच्चों की अंतःक्रिया के परिणामस्वरूप उद्भूत होती है। भारत में मनोविज्ञान का विकास। भारतीय दार्शनिक परंपरा इस बात से धनी रही है कि वह मानसिक प्रक्रियाओं तथा मानव चेतना, स्वयं, मन, शरीर के संबंध तथा अनेक मानसिक प्रकार जैसे संज्ञान, प्रत्यक्षण, भ्रम, अवधान तथा तर्कना आदि पर उनकी झलक के संबंध में केंद्रित रही है। दुर्भाग्य से भारतीय परंपरा की गहरी दार्शनिक जड़ें भारतवर्ष में आधुनिक मनोविज्ञान के विकास को नहीं प्रभावित कर सकी। भारत में इसके विकास पर पाश्चात्य मनोविज्ञान का भी प्रभुत्व निरंतर बना हुआ है। यद्यपि यहाँ एवं विदेश में भी इसकी एक अलग पहचान के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। कुछ बिंदु सुनिश्चित किए गए हैं। इन प्रयासों ने वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से भारतीय दार्शनिक परंपरा को बहुत सी मान्यताओं की सत्यता स्थापित करने का यत्न किया गया।
भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शनशास्त्र विभाग में 1915 में प्रारंभ हुआ, जहां प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ किया गया तथा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 1916 में प्रथम मनोविज्ञान विभाग तथा 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का विभाग प्रारंभ किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में आधुनिक प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रारंभ भारतीय मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एन सेनगुप्ता, जो वुंट की प्रायोगिक परंपरा में अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त थे, से बहुत प्रभावित था। प्रोफेसर जी.एस. फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रशिक्षण प्राप्त थे, एक ऐसा क्षेत्र जिसने भारत में मनोविज्ञान के आरंभिक विकास को प्रभावित किया। प्रोफेसर बोस ने इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना 1922 में की थी। मैसूर विश्वविद्यालय एवं पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के अध्यापन एवं अनुसंधान के प्रारंभिक केंद्र प्रारंभ हुए। प्रारंभ में मनोविज्ञान भारत में एक सशक्त विद्याशाखा के रूप में विकसित हुआ। मनोविज्ञान अध्यापन, अनुसंधान तथा अनुप्रयोग के अनेक केंद्र हैं। मनोविज्ञान में उत्कृष्टता अथवा वैशिष्ट के दो केंद्र उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता प्राप्त है। करीब 70 विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस 1986 में प्रकाशित भारत में सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा है। उनके अनुसार प्रथम चरण स्वतंत्रता की प्राप्ति तक एक ऐसा चरण था जब प्रयोगात्मक मनोविश्लेषणात्मक एवं मनोवैज्ञानिक परीक्षण अनुसंधान पर बहुत बल था, जिससे पाश्चात्य देशों का मनोविज्ञान के विकास में योगदान परिलक्षित हुआ। द्वितीय चरण में 1960 तक भारत में मनोविज्ञान के विविध शाखाओं में विस्तार का समय था। इस चरण में भारतीय मनोवैज्ञानिकों की इच्छा थी कि भारतीय पहचान के लिए पाश्चात्य मनोविज्ञान को भारतीय संदर्भों से जोड़ा जाए। उन्होंने ऐसा प्रयास पाश्चात्य विचारों द्वारा भारतीय परिस्थितियों को समझने के लिए किया। फिर भी भारत में मनोविज्ञान 1960 के बाद भारतीय समाज के लिए समस्या केंद्रित अनुसंधानों द्वारा सार्थक हुआ। मनोवैज्ञानिक भारतीय समाज की समस्याओं के प्रति अधिक ध्यान देने लगे। पुनः अपने सामाजिक संदर्भ में पाश्चात्य मनोविज्ञान पर अतिशय निर्भरता का अनुभव किया जाने लगा। महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों ने उस अनुसंधान की सार्थकता पर अधिक बल दिया जो हमारी परिस्थितियों के लिए सार्थक हो। भारत में मनोविज्ञान की नई पहचान की खोज के कारण चतुर्थ चरण के रूप में 1970 के अंतिम समय में देशज मनोविज्ञान का उदय हुआ। पाश्चात्य ढांचे को नकारने के अतिरिक्त भारतीय मनोविज्ञान ने ऐसी समझ विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से सार्थक ढांचे पर आधारित हो। इस रुझान की झलक उन प्रयासों में दिखी जिनसे पारंपरिक भारतीय मनोविज्ञान पर आधारित उपागमों का विकास हुआ, जो हमने प्राचीन ग्रंथों एवं धर्म ग्रंथों से लिए थे। इस प्रकार इस चरण की विशेषता को देशज मनोविज्ञान के विकास, जो भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा भारतीय मनोविज्ञान एवं समाज के लिए सार्थक था और भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर आधारित था, द्वारा जाना जाता है। अब ये विकास सतत रूप से हो रहे हैं। भारत में मनोविज्ञान विश्व में मनोविज्ञान के क्षेत्र में सार्थक योगदान कर रहा है। यह बहुत ही संदर्भगत है कि जिससे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विकास की आवश्यकता है, जिनकी जड़ें हमारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में पाई जाएं। इसी के साथ हम देखते हैं कि अनुसंधान अध्ययन, जिसमें तंत्रिका, जैविक तथा स्वास्थ्य विज्ञान के अंतरपृष्ठीय स्वरूप समाविष्ट हैं, किए जा रहे हैं। भारत में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग अनेक व्यावसायिक क्षेत्रों में किया जा रहा है। मनोवैज्ञानिक मात्र विशिष्ट समस्याओं वाले बच्चों के साथ ही कार्य नहीं कर रहे, वे चिकित्सालयों में नैदानिक मनोवैज्ञानिक के रूप में नियुक्त हो रहे हैं। मानव संसाधन विकास विभाग एवं विज्ञापन विभागों जैसे कंपनी संगठनों में, खेलकूद निदेशालयों में, विकास क्षेत्र तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों में नियुक्त हो रहे हैं।